Hello, very good evening. This is Aryan sir, an English teacher of Hogwarts College. Here in this video, I am covering second topic of grammar section for 9th and 10th CBSE student, and this topic is passive voice. So, children, in last video, I taught you model auxiliaries, verb, and in this video, I am going to teach you passive voice. Actually, बच्चों पैसिव वॉइस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स जहाँ पर हम एक सेंटेंस को उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं परंतु उसकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हो, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से पैसिव वॉइस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और बच्चों पैसिव वॉइस इसलिए भी मतलब आसान है, तो आप लोगों के यहाँ एक क्वेश्चन पेपर में ये दिस विल बी टेस्टेड एज वेल एज इट विल help you to write down the answer of literature, because you can write down two same sentences in a different way. आप तो एक सेम सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होता है. कि बच्चों अब आपको हम बात करें, अगर हम आपको बताएं जो हमारे 8th पास आउट बच्चे 9th में आए हैं, जो हमारे 10th में 9th पास आउट बच्चे हुए हैं, इन सब लोगों को जो हमारे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में लाइक फरीन मैम एंड श्योमित धवन सर, इन सब लोगों ने उनको टेंसेस के बारे में जानकारी दी होगी, बिकॉज आई नो दैट दे आर वेरी गुड टीचर. सो मतलब मुझे ये कंफर्म है कि उन लोगों ने मतलब आप लोगों को टेंसेस के बारे में नॉलेज दिया है या पढ़ाया है. दे हैव टॉट यू अबाउट द टेंसेस. तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज दे मेड माई वर्क ईजी. सो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपने पता होगा कि सारे बच्चों को कि जो 3 टेंसेस होते हैं, एक्चुअली जो टेंस होता है वो 3 होते हैं. जैसे ये प्रेजेंट हुआ, फिर पास्ट हुआ और देन फ्यूचर हो गया. तो अब आपको बताइए कि ये जो 3 टेंसेस हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, दे कंसिस्टेड 4 पार्ट, सब पार्ट इनके 4 अलग अलग और भी होते हैं. जैसे इंडेफिनिट, एक्चुअली जो टाइम होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. इफ वी ऐड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर हम पास्ट ऐड कर देंगे इससे पहले, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से वन, यानी फ्यूचर भी ऐड करेंगे. एक्चुअली जो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कुल जो नंबर ऑफ टेंसेस होते हैं वो बच्चों कितने हो गए? 12. ये देखो, आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर व्हाइट बोर्ड. तो बच्चों ये 12 आपके टोटल नंबर ऑफ टेंसेस हो गए, जिनमें से हम 8 का पॉसिबली पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और जो रिमेनिंग 4 हैं उनके टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता. तो इस तरह से हम देखें कि कुल 12 टेंस होते हैं, जिनमें से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस यानी उनके सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, और 4 की पैसिव वॉइस हम नहीं बता सकते. तो बच्चों हम आज यहाँ पर कोई एक टेंस लेंगे. देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग हौच पौच नहीं, चूँकि ये ग्रामर का पोर्शन होता है, ये एक बार अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो लाइफ टाइम उसको याद रहता है. ये लाइफ लॉन्ग है, आप समझ लीजिए. यानी ग्रामर और मैथमेटिक्स बोथ आर द सेम. दे स्पीक्स स्टेप बाय स्टेप, बट यू हैव टू फॉलो इट. वो दोनों एक जैसे होते हैं, एक कदम वो बोलते रहते हैं, बस आपको समझना है उन सारी चीज़ों को. एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो क्योंकि हमारे बच्चे अभी जब आप अभी यहाँ, तो अभी आपका एकेडमिक में आप इसको पढ़ोगे, फिर आप कंपटीशन लेवल पे जाके तैयारी करोगे, तो बच्चों उनमें आपको ये एक टॉपिक अगर आप क्लियरली यहाँ पढ़ लोगे, तो फिर आपको कभी भी फ्यूचर में ग्रामर पोर्शन कंपटीशन के लेवल पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो. बच्चों यहाँ पे देखो हमने एक टेंस लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, विच इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. गॉट इट माय चिल्ड्रन? तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले बताऊँ, कोई भी टेंस हो, सबसे पहले तो आपको पहचानना ज़रूरी है. यानी इसका मतलब एनी पर्टिकुलर सेंटेंस, इफ इट इज़ रिटन एनीवेयर एंड समवन इज आस्किंग यू कि इन विच टेंस दिस सेंटेंस इज रिटन, किस टेंस में ये सेंटेंस लिखा है, तो हाउ यू आर गोइंग टू नो इट, कैसे आप उसको जानेंगे? देखो बच्चों, कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है ये जानने के लिए हमें एक चीज़ पे फोकस करना होता, और वो है हमारी वर्ब. क्या है? सेंटेंस बच्चे चाहे हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, उस
टेंस की पहचान, कि जिस टेंस में वो लिखा है सेंटेंस, उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ वर्ब से होती है। वर्ब ही हमें बताती है कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि मान लो कोई पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट में है, कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा वर्ब से, है ना बच्चों। तो अब आपको मालूम, इफ यू आर टॉक अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, माने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, असर्टिव की बात हम करते हैं, तो आपको मालूम है जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा बच्चों प्लूरल नंबर। तो इफ देयर इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ वर्ब में SRES ऐड किया जाता है। इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाइल वी आर ट्रांसलेटिंग या व्हाइल वी आर राइटिंग डाउन एनी सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में, तो वी ऐड SRES विद द वर्ब। ठीक है, वर्ब में हम लोग जो है SRES को ऐड करते हैं। तो यानी ये आप लोगों के सामने, अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट मानती है। अगर हम नेगेशन की बात करें, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो बच्चों एक वचन की यानी जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज नॉट आता और प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है? डू नॉट आता है। बच्चों अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से हम देखें तो एक वचन का सिंगुलर यानी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो फिर क्या होगा? गोज, और प्लूरल नंबर का होगा तो फिर क्या हो जाएगा? गो। जैसे सपोज दैट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोस। और अगर यू है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो गया? गो हो गया। समझ में आया ना बेटा? तो ये मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपको, अच्छा एक और चीज, नेगेटिव में ही नेवर भी आता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि नेगेटिव में ही हम लोग किसका यूज करते हैं? NEVER, नेवर का। पर इसके साथ अब आप देखिए डस तो लगेगा नहीं, नेवर केवल यूज होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब हम नेवर का यूज करते हैं, जब भी हम नेवर का यूज करते हैं तो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES ऐड किया जाएगा और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में SES ऐड नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेकिंग पैसिव वॉइस। अब हम चेंजिंग पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब आपको पता है, हम बात करते हैं कि कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए वो आज हमको सीखना है और इसी के बेस पे हम आपको होम असाइनमेंट देंगे। बच्चों अब आप देखिए कि पैसिव वॉइस बनाने का एक बेसिक फार्मूला होता है। ये सब मैं छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम बिल्कुल आप कह सकते हो लो लेवल पे जा करके मैं इसको पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चों को ताकि समझ में आ जाए। बच्चों आपको पता है जो पैसिव वॉइस का एक जो सेंटेंस होता है वो दो मोड में लिखा होता है, आइदर इट इज रिटन एक्टिवली और इट इज रिटन पैसिवली। या तो वो एक्टिव मोड में लिखा होता है या पैसिव वॉइस में। अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव मोड में होगा तो कैसे होगा? देखो बेटा, यानी एक्टिव मोड का मतलब AB, यानी AB एक्टिव, यानी सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, बोलो बच्चों। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। अच्छा बेटा ये वर्ब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब किसी भी टेंस में होगी तो उस हिसाब से वर्ब होगी। समझ में आ गया? किसी भी फॉर्म का मतलब ये हुआ। फिर बेटा क्या होता है, इसके बाद फिर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कवर करता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगर मान लो इस सेंटेंस को पैसिवली हमें लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे? जब किसी को पैसिवली लिखना होता है यानी इसका मतलब पैसिव वॉइस में लिखना होता है तो बच्चों इसका एक बेसिक फार्मूला होता है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का। वो बेसिक फार्मूला क्या होता है? एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब बेटा अगर यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो मी इज रिटन एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है? आई। सपोज दैट यहाँ मी लिखा है तो यहाँ आई आ जाएगा। यहाँ पे हिम लिखा है कि नहीं तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ही आ जाएगा। यहाँ पे हर है तो यहाँ पे सी है। यानी व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट्स आर रिटन हियर दे विल बी चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। ओके, समझ में आ गया ना? जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर कोई नेम है, नाउन है तो वो नाउन यहाँ पे आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बेसिक रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा? जब पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है बेटा, कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। इन पैसिव वॉइस ऑलवेज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड।
इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर वो ये चीज इधर आ जाएगी और इसको एजेंट बाई के बाद लिखा जाता है। और भी एजेंट लगाएंगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, अगले अगले टेंसेस को पढ़ेंगे और अगली और चीज़ों को पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एजेंट बाई आता है और फिर आपका ये जो सब्जेक्ट होता है ये यहाँ जाकर के न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई एम सेइंग न्यू ऑब्जेक्ट माने यार यहाँ पे अगर आप देखो भाई, यहाँ पे अगर ये आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे जाएगा तो बाई न्यू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, जिसको आप NO मतलब न्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है बेटा। इसको NS माने न्यू सब्जेक्ट कह सकते हो। ये एक बेसिक फॉर्मेट है पैसिव वॉइस बनाने का जो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस चेंज कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, कैन आई रफ इट, है ना। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, आप लोगों ने देख ही लिया आराम से। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट की। तो हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, आप सारे बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ। तो बेटा अब आप देखिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे बेटा। यहाँ पे हमने लिखा, ये देखिए फिर से ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बेसिक चीजें हमने आपको पैसिव वॉइस बनाने की बताई। अब हम बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। ये देखो मान लो सपोज दैट ये आपका एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, और ये बेटा आपका पैसिव वॉइस है। हम लोग कौन सा टेंस डिस्कस कर रहे हैं, बोलो बेटा सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या कि अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी असर्टिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मीन्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन होगी, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SRES ऐड करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, माने ही है तो गोज होगा, है कि नहीं, और यू है तो गो होगा, ठीक है। ही है तो रीड्स होगा और यू है तो रीड होगा। ही है तो राइट्स होगा, ठीक है। राम राइट्स अ लेटर, यू राइट अ लेटर। डिफरेंसेस इज हियर क्लियर, ओके। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया। और अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखा है तो डज, है कि नहीं, और या डू, और दोनों कंडीशन में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? आई एम नॉट, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ पूरा ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर नेगेटिव होगा तो बेटा डज नॉट होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, डू नॉट, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? ये हम कौन सा टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। बेटा हम एक चीज आपको बताएं कि अगर कोई भी सेंटेंस जिसकी पैसिव वॉइस बनानी और वो सिंपल प्रेजेंट में है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। करेस्पॉन्डेंसिंग टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, करेस्पॉन्डेंसिंग टेंस। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी है तो वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। समझ गए बच्चों, है कि नहीं? उसके आगे वाले टेंस की मैंने करेस्पॉन्डेंसी इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे टेंसेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ, केवल इंडेफिनिट की बातें कर रहा हूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस, है ना, इंडेफिनिट की मैंने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बनाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की लगाएंगे। समझ रहे हो, मैंने सिर्फ इंडेफिनिट की बात की है कि इसके करेस्पॉन्डेंसिंग यानी इसके ठीक बाद वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। क्यों 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 क्योंकि भाई मैंने कहा है कि उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और इसके आगे वाला टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बोलो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे बोलो बच्चों
यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और फिर यहाँ पे हमने लिखा राइट्स, और फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेटर। एक छोटे से बेस में लेकर के मैं चल रहा हूँ, ही राइट्स अ लेटर, दिस इज योर सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट द वर्ब with the s or es is used here, okay children, and this is your object, ये आपका object, यानी ये नहीं s b और o, all the object of active voice become the new subject of passive voice, मैं पहले बता चुका हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा, a letter is, अब देखो, अब मैंने क्या कहा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके करेस्पॉन्डेंसिंग टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसका मतलब इसके आगे वाले टेंस की, और इसके आगे वाला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे जो इज एम आर यूज होगा वो कौन सी, किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, हाँ लेटर। अगर टू लेटर होता तो प्लूरल नंबर लेटर्स हो जाता, तो आर हो जाता। क्लियर है ना चिल्ड्रन। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये आप बताइए, इसका मतलब अ लेटर, और फिर क्या हो जाएगा इज, और फिर यहाँ राइट, रोट, रिटन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। अ लेटर इज रिटन, और फिर क्या होगा बाय, ये सब्जेक्टिव केस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कैसे भाई, जब हिम का ही होता है तो ही का हिम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हिम। ये देखिए हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। जैसे मान लो सपोज है, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है यू, और फिर क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक मिल्क डेली, ये लिखा ना बेटा, यू ड्रिंक मिल्क डेली। अब इसको पैसिव वॉइस चेंज करना बच्चों, ये देखिए दिख रहा है ना, चलिए मैं थोड़ा सा और इसको दूर कर देता हूँ, तब आपको शायद समझ में आए। यू, और फिर क्या लिखा, ड्रिंक मिल्क डेली। अब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये डेली एक एडवर्ब है जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब तो है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट वगैरह या इस तरह से कुछ बनाना नहीं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, देखो देखिए, सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनानी है तो सबसे पहले हमेशा उसके 3 चीजें ढूंढा करो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये चीजें मिल गई तो हमारा पैसिव वॉइस इजीली बन जाएगा। बेटा यहाँ पे देखो क्या है, मिल्क, ये आपका है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा मिल्क, और फिर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट कंसीडर किया जाएगा, तो क्या होगा सिंगुलर, यानी क्या, मिल्क इज, और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, और बाई यू, सॉरी डेली, पहले आप डेली लिख लीजिए, एडवर्ब को लिखिए ड्रंक, और फिर क्या होगा डेली, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाई यू। ये क्लियर हुआ सारे बच्चों को, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, यानी यू ड्रिंक मिल्क डेली, तो मिल्क इज अ ड्रंक डेली बाय यू। ये क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा सा पास लाता हूँ, ऊपर ही लिखूंगा, है कि नहीं, शायद नीचे आप लोगों को दिखता नहीं होगा बच्चों, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन अब ये दिखना है भाई, चूंकि लेस स्पेस है और करना है इसी में। तो बेटा हम लोग और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कल, है कि नहीं। और सारे बच्चों से मैं आशा करता हूँ कि वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद मेरे को रिटर्न करें और मैं उसको चेक कर सकूं। तो बेटा अब आप देखिए यहाँ पे, अब हम लोग आगे एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तक हम लोग अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और देखो फिर क्या लिखा हुआ है, डज नॉट ओबे मी, ये देखो ओबे मी, ही डज नॉट ओबे मी। आ गया समझ में बेटा। तो अब ये देखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस शोज एडवर्ब, यानी नेगेटिव शो करता है, और ये सब्जेक्ट है। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाए बच्चों, कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, देखो मी इधर ले आओ तो क्या होगा आई। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में, यानी आई, और फिर क्या होगा एम, और फिर क्या होगा नॉट। भाई नेगेटिव भी तो बनेगा पैसिव वॉइस, तो आई एम नॉट, और ओबे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी ओबेड, और बाई ही का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना बच्चों, आ गया समझ में। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, अगर इंटेरोगेटिव में सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। भाई जैसे मान लो लिखा हुआ है डज, ये देखो ऐसे लिखा है डज, सिंगुलर सब्जेक्ट डज ही, और ये लिखा हुआ है कॉल यू, डज ही कॉल यू, ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। आ गया समझ में। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने हैं तो क्या, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन चूंकि इंटेरोगेटिव इसलिए पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा, तो यू के साथ आर आता है ना, तो क्या हो जाएगा आर यू, और फिर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड बाय, इसका इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हिम, और ये पैसिव वॉइस बन गया।
ठीक है बेटा, आ गया समझ में? सारे अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उनको भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, केवल हु और व्हाट को छोड़कर। किसको बेटा? हु और व्हाट को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि अगर हु होता है तो उसको हम लोग बाय हुम में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं बेटा? बाय हुम में चेंज कर लेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसकी पैसिव वॉइस वैसे ही बनेगी जैसे ये इंटरोगेटिव में हमने बनाया। क्वेश्चन वर्ड को पहले लाएंगे, बाकी चीजें वैसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन हु को बाय हुम में चेंज कर लेते हैं। कैसे? माय डियर चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे ही मैं ऊपर ही लिखूंगा सो दैट यू मे सी इट क्लियरली। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे हु को बाय हुम में कैसे चेंज करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हु, ये मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ फिर से। देखिए बेटा ये लिखा हुआ हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, तो हु कॉल्स यू, इसकी पैसिव वॉइस बनानी। मैंने क्या कहा, हु को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? बाय हुम। अब ये देखिए यू इधर आएगा तो क्या होगा? बाय हुम, आर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, और यहाँ से आप लिखें। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको इस तरह से भी बनाना चाहे, ऐसे भी लिखे आर यू कॉल्ड बाय हुम, तो भी करेक्ट माना जाएगा। लेकिन तरीका इसका यही है बच्चों, कैसे? बाय हुम आर यू कॉल्ड, हु को छोड़ करके बाकी कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम लोग वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे ही नोट डाउन करने का मतलब ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जांपल हम आपको बताएं। जैसे ये लिखा हुआ है व्हाई डू यू कॉल हिम, व्हाई डू यू कॉल हिम, मान लो ये लिखा हुआ है सेंटेंस। अब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करनी है बेटा, तो मैंने कहा हु को छोड़ करके बाय भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा वैसे उत्तर आएगा। व्हाई, अब देखो हिम है तो इधर आएगा तो क्या होगा? इज ही, और फिर क्या होगा? कॉल्ड, और फिर क्या होगा? बाय यू। ये देखिए ये इस तरह से आपका बन गया। तो हु को हम लोग बाय हु में चेंज करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड जो भी होते हैं वो वैसे ही उतार लिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये एक टेंस है जिसको आज मैंने डिस्कस किया, और उस टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट हम आपको, आज हमने थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लिया बेटा, इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि मुझे बेस आपको क्लियर करना है, बिल्कुल अच्छे से समझा देना है। फिर आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियोस में टाइम भी कम लगेगा और दो टेंसेस को हम कवर करेंगे, लेकिन स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, है ना, सो दैट कि आप अगर हम कभी हिंट भी दे तो आप समझ जाएं उन सारी चीज़ों को। ठीक है बेटा, अब इसी टेंस में हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट की बात है बच्चों। वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिनके 2 ऑब्जेक्ट हों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटा लिखा हुआ है ही और टीच मी, और फिर क्या लिखा हुआ है? टीचर्स मी, और फिर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। अब देखिए ये वर्ब है, इसके 2 ऑब्जेक्ट, एक मी हुआ और दूसरा क्या हुआ? इंग्लिश हुआ। समझ रहे हैं बेटा? एक मैंने क्या कहा, एक मी है और दूसरा क्या है? देखिए मी भी ऑब्जेक्ट और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट। एक्चुअली जो लिविंग बींग्स होते हैं वो आप लोगों के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट मतलब एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मैंने कहा लिविंग बींग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग बींग्स जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो अब इनमें से किसी को भी एक को सब्जेक्ट आप बना सकते हो। समझ में आया बेटा? किसी को भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाए तो बेटा क्या हो जाएगा? आई एम, एग्री। फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? टॉट। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ टाट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, इंग्लिश। और फिर क्या आ जाएगा? बाई, और फिर क्या लिखा जाएगा? इज दैट क्लियर? यानी आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी बच्चों को? समझ रहे हैं बच्चों? अगर आप कोई बच्चा कहे सर हम इसको इस तरह करना चाहें, यानी इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश इज, अब देखो ऐसे लिखना चाहे तो हाँ सही है। तो फिर क्या करोगे बेटा? अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ रहेगा तो बस एक वर्ब, यानी इसका मतलब हम बीच में प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और क्या कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के पास ही रहता है तो एक प्रेपोजिशन यूज होता है, और वो ये है, क्या है कि इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम, यानी ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो ये एक मतलब था कि वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट, ये मुझे बताना था आप लोगों को ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए
ठीक है बेटा, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अभी आप देखिए, अभी जैसे मैंने कहा था हमेशा एजेंट बाई लगता, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बाई नहीं लगता, जैसे लॉफ है, उसके बाद एट आता है, ठीक है बच्चों, और जैसे आप कह सकते हैं वैक्स है, सरप्राइज्ड है, इनके बाद एट आता है, तो उसी तरह नोन है, उसके बाद टू आता है, वहाँ पे बाई नहीं लगता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा ये एग्जांपल लिखा कि ये नोज मी, ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो आ जाते बच्चे उसमें कहते हैं कि भाई सर ये कैसे करेंगे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब एक्सरसाइज दी जाए तो वो कर ले जाए। बेटा अब देखो क्या लिखा, ही नोज मी, अगर इसकी पैसिव वॉइस बनानी तो क्या हो जाएगा, आई को इधर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, आई एम, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म यानी क्या होगा, नोन का, यानी नोज का क्या हो जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, ये होता है ना, तो आई एम नोन, नोन के बाद हमेशा बेटा टू आता है, आई एम नोन टू, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही नहीं होगा, ही है कि नहीं बेटा, क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम, यानी ये सिर्फ एजेंट यहाँ पे बाई ना लग करके हिम लगता। तो ये चीजें थी, हमने बताया वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट, उसको कैसे करेंगे वो भी हमने बता दिया, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जैसे ये नो है तो इसके बाद टू आ जाता है, वैक्सेस है या सरप्राइज है, ठीक है, तो अलार्म्ड है तो उसके बाद बच्चों है कि नहीं, यानी वैक्सेस एट आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें बाई की जगह दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। वैसे अगर सेंटेंसेस होंगे तो हम आपको बता देंगे समझा करके। तो बच्चों आज मैंने इसको थोड़ा स्लो पढ़ाया लेकिन अच्छे से पढ़ाया, बेस क्लियर किया, आपको टेंसेस के बारे में जानकारी दी, एक एक चीज़ करके हमने दिखाई, इसलिए क्योंकि अगर आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, टेंसेस के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो पॉसिबली, अगर कोई भी आपके सामने सेंटेंस दिया जाएगा तो। और बाकी के सारे वीडियोस में हम थोड़ा फ्लो और आगे बढ़ाएंगे, स्पीड भी रखेंगे, खूब मैंने एक दिन में 2-2 टेंस कवर करेंगे, और क्योंकि मुझे थोड़ी सी हिंट देनी होगी और यू विल अंडरस्टैंड। और बच्चों मैं होम असाइनमेंट आपको कल अपलोड करूंगा, ठीक है, थ्रू इन टैब, क्योंकि वही हमारा एक अथॉराइज्ड गेटवे है, उसी से आपको रिटर्न बैक करना है, मैं चेक करूंगा या करेक्शन वीडियो बना के भेजूंगा। मॉडल एक्सेलरीज का करेक्शन वीडियो मैं 1-2 दिन में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोग स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने नॉलेज को, कहते हैं ना कि क्रिएटिव टाइम स्पेंड करना है, तो उसके नॉलेज को आपको बढ़िया एक मौका मिला है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसको कह सकते हैं क्योंकि ये दुर्भाग्य है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, है ना, तो लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, इसको हम एक क्रिएटिव टाइम स्पेंड करें। तो आप सारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बात को समझेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा इसके बिहाफ पे यानी इसके बेसिस पे वो आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड नाइट टू यू।